जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन आ चुके हैं आपके नए सेशन में। आप सभी लोगों का तहे दिल से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप लोगों को क्या करना है, सारे बच्चों को जुड़ना है और आज के सेशन में एकदम धुआं धुआं कर देना है। आज आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि जो हमारा संविधान बना था और संविधान क्यों बनाया गया था, इसकी क्या लक्ष्य रखे गए थे, क्या इसके मोटिव थे, उद्देश्य थे, इन सारी बातों को जानने के लिए आज की क्लास को एकदम कंप्लीट देखना आपके लिए अति आवश्यक है। आज का जो सेशन है बेटा बहुत लाजवाब रहने वाला है, बिंदास रहने वाला है। आप जब इस क्लास को कंप्लीट लेकर के जब जाएंगे ना, आप कहेंगे सर मजा आ गया, एक सुकून, आपको इतनी ज्यादा अद्भुत जानकारियां मिलेंगी, अद्भुत आपको इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी आज हम क्लास में देने वाले हैं। हमारी प्रस्तावना जो तैयार की गई थी उसका मेन मोटिव क्या था, उन सारी चीजों के बारे में जानने वाले हैं। प्रस्तावना में जो संविधान में उल्लेखित चीजें उनको वहां पर संचित तौर पर रखा गया। यानी हमारी संविधान में जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का दर्शन प्रस्तुत कराती है, संविधान का ये सार देती है और संविधान की भूमिका को तय करती है। तो ये सारी बातों को जानने के लिए आज प्रेमबल की सेकेंड क्लास में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं माय डियर। ध्यान रख लेना। तो सारे बच्चे एक बार जुड़ेंगे आज के सेशन को। कसम से तुम्हें अपनी कसम हो, अपने अपने चाहने वालों की कसम हो, कम से कम 2 से 3 लोगों को शेयर करेंगे, जिससे आज के बारे में, आज की क्लास के बारे में उन बच्चों के पास इंफॉर्मेशन पहुंचे जो कहीं ना कहीं बेटा नॉलेज लेना चाहते हैं संविधान की, और जो कहीं ना कहीं किसी कंपटीशन की तैयारी करने चाहते हैं। और अगर आप भारत के नागरिक हो, अगर भारत के आप नागरिक हो, सिटीजनशिप आपके पास इंडियन है, तो आपको संविधान जानना जरूरी है। तो संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ी, हमारे लिए संविधान क्यों जरूरी है, इन सारी बातों को जानने के लिए आप क्या करेंगे, उन लोगों को भी शेयर कर देंगे जिन लोगों के पास अभी इस चैनल की या इस क्लास की इंफॉर्मेशन नहीं है माय डियर। और सारी जानकारी के लिए उनको भी इस क्लास के साथ जोड़ सकते हो माय डियर। अगर हम बात करने वाले हैं, अगर प्रेमबल की बात करने वाले हैं, हम प्रस्तावना की बात करते हैं, तो बेटा हम बहुत सारी चीजों को इसमें हम जानने वाले हैं माय डियर। ध्यान रख लेना। अगर हम बात करते हैं प्रेमबल यानी प्रस्तावना की बात करते हैं, तो कल हम लोगों ने बेटा बहुत सारी चीजों को जाना था। प्रस्तावना के बारे में बहुत सारी चीजों के बारे में आना, यानी प्रस्तावना की हमने 4 चीजें जान ली थी बेटा। कितनी चीजें जानी थी बेटा? आप बोलेंगे प्रस्तावना की गुरुजी आपने 4 चीजें बताई थी। क्या? एक था कौन बेटा? एक था बेटा जो सर्वोच्च शक्ति है। ध्यान रख लेना। वो शक्ति किसके पास है माय डियर? तो आप बता सकते हैं शक्ति है भारत की जनता के पास, भारत की जनता के पास। एक आपने पॉइंट ये जाना था। और भारत में लोक प्रभुत्व देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? लोक प्रभुत्व देखने को मिलता है। इस क्लास को अगर और बेहतर जानना है तो इससे पहले की जो क्लास है उसको आपको समझना बहुत जरूरी पड़ेगा माय डियर। ध्यान रख लेना। दूसरा आपने देखा था कि भारत में शासन का स्वरूप क्या है, शासन का स्वरूप क्या है माय डियर? तो आप बता सकते हैं शासन के स्वरूप बेटा, शासन का स्वरूप कैसा है? तो आप बोलेंगे भारत में संप्रभुत्व देखने को मिलता है। क्या? सवर्ण नीति देखने को मिलती है, यानी संपूर्ण संप्रभुता देखने को मिलती है माय डियर। ध्यान रख लेना। क्या देखने को मिलती है? संपूर्ण संप्रभुता देखने को मिलती है। भारत में समाजवादी चीजें देखने को मिलती हैं, यानी समाजवादी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं पंथ निरपेक्ष। किसके बारे में? पंथ निरपेक्ष। और उसके बाद आप पढ़ेंगे स्वतंत्र, यहां पर पढ़ेंगे लोकतंत्र। ध्यान रख लेना। किसे पढ़ेंगे? लोकतंत्र। ध्यान रख लेना। और गणतंत्र। इन सारी चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं कि भारत में जो शासन प्रणाली का जो स्वरूप है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, सवर्ण है बेटा। ध्यान रख लेना। समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है और गणराज्य है। इन सारी चीजों के बारे में हम आगे जानने वाले हैं माय डियर। ध्यान रख लेना। अगला तीसरी चीज अगर बात करते हैं, तीसरी चीज जानेंगे सर संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या है या फिर क्या लक्ष्य रखा गया है। तब आप बता सकते हैं लक्ष्य में हम जानेंगे बेटा न्याय के बारे में जानेंगे, हम न्याय के बारे में जानेंगे, हम बेटा किसके बारे में जानेंगे, हम स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे, कौन कौन सी हमें फ्रीडम्स मिली है बेटा उनके बारे में जानेंगे, हम समता के बारे में जानेंगे, हम बेटा व्यक्ति की गरिमा के बारे में जानेंगे, क्या होती है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा के बारे में जानेंगे। ध्यान रख लेना। और क्या जानेंगे? आप बोलेंगे सर राष्ट्र
की एकता, एकता, अखंडता, ठीक है ना, और अखंडता और भाईचारा यानी बंधुता के बारे में हम जानने वाले हैं। हमारी ध्यान रख लेना, बंधुता के बारे में जानने वाले। और जो चौथा है आपकी चीज है वो क्या है? अधिनियमित, नियमित, ये सारी चीजें हम जानने वाले हैं हमारी, ध्यान रख लेना। तो आज हमारा मोटिव रहेगा इन सारी चीजों के बारे में आपको फुल इंफॉर्मेशन दी जाए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाए, ध्यान रख लेना भाई। तो कितने मेरे बब्बर शेर आ चुके हैं, सबसे पहले आप लोगों से मिल लेते हैं। सब लोगों का मैं बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। टिंकू भैया, गुरुजी को राधे राधे। बिल्कुल, आपको भी नमस्कार, गुड इवनिंग। दीक्षा जी आ चुकी हैं हमारे बीच में, नताशा जी हैं, जॉन सो बहुत बढ़िया, गुरुजी को राधे राधे, गुड इवनिंग। बिल्कुल आपको भी। ज्योति सिंह हमारे बीच में है, किट्टू जी आ चुके हैं, कौशल, ज्योति, प्रिया, मनोज, शालिनी सिंह, आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। तो सबसे पहले कल जो हमने कंप्लीट कर लिया था वो हमने पढ़ लिया था क्या? यानी भारत की, हम भारत के लोग, यानी सबसे पावरफुल क्या है, शक्ति किसके पास है भारत में? तो आप बोलेंगे सर्वोच्च शक्ति है भारत की जनता के पास। तो इस चीज को हमने पढ़ लिया था, यानी लोक प्रभुत्ता को पढ़ा था माय डियर, प्रभुत्व को बारे में हमने पढ़ लिया था माय डियर, लोक प्रभुत्व के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में। अब बेटा समझ लो, पहली बात, ये हमारी प्रेम्बल है और मुझे उम्मीद है कि इस प्रेम्बल के बारे में हर एक चीज आपको याद होगी, लेकिन उसका मीनिंग नहीं पता है। आज हम उसके मीन्स के बारे में बात करेंगे, ध्यान रख लेना। यानी हमारी प्रस्तावना क्या है, यानी हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गण राज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विश्वास, अभिव्यक्ति, धर्म की उपासना, समता, बेटा प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है ना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को हम क्या करेंगे, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के 26 नवंबर 1949 को यानी इस संविधान सभा द्वारा एतत् आपको क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, अंगीकृत करते हैं और अधिनियमित करते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज हम इंफॉर्मेशन करने वाले हैं, ध्यान रख लेना। तो अगला हेडिंग डालें, सबसे पहले एक शब्द है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। पहला शब्द आप जानेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या जानेंगे बेटा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। देखो बेटा क्या होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व देश है बेटा। भारत लिखेंगे, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न क्या है बेटा? एक राज्य है। राज्य का तात्पर्य यहां पर किससे होता है? देश से, ध्यान रख लेना। किससे होता है? देश से, ध्यान रख लेना। यानी भारत क्या है? तो भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक राज्य है। राज्य का मतलब किससे होता है? देश से होता है। पॉलिटी में राज्य का मतलब किससे बताया गया? देश से बताया गया भाई। अब आपसे क्वेश्चन है सर ये राज्य क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्टेट पहली क्लास में आपको मैंने बताई थी कि राज्य किसे कहेंगे, राज्य का बेस क्या है, इसकी डेफिनेशन हम कहां से तय करेंगे। तब आप बोलेंगे सर राज्य हम कहेंगे जिसके पास बेटा चार चीजें हों। क्या चार चीजें होनी चाहिए? पहला भूभाग होना चाहिए बेटा। क्या होना चाहिए? एरिया होना चाहिए माय डियर, ध्यान रख लेना। दूसरा चीज जनसंख्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए माय डियर, ध्यान रख लेना। पॉपुलेशन होनी चाहिए। तीसरी चीज यहां पर शासन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शासन होना चाहिए। और चौथी चीज आती है जहां पर बेटा संप्रभु हो। क्या हो? संप्रभु हो माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी जिस राज्य किसे कहेंगे सर? जिसके पास भूभाग है यानी क्षेत्रफल है, जिसके पास पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है, जिसके पास शासन है, जिस देश में शासन प्रणाली चलती है, सरकार चलती है, ध्यान रख लेना, और जिस देश में संप्रभु है। तो अब मतलब आपको इसी का जानना है सर संप्रभु यानी भारत के पास क्या है? क्या एरिया है? आप कहेंगे भारत के पास एरिया है, यानी भारत का एरिया कितना है? 32, 87, 263
वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है माय डियर। पता चल गया भारत के पास पॉपुलेशन है। आप बिल्कुल कहेंगे सर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 121 करोड़ की लगभग क्या है पॉपुलेशन है। भारत में शासन है, बिल्कुल है, भारत में एनडीए का शासन चल रहा है माय डियर। ध्यान रख लेना, बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, मोदी जी उसके प्रमुख नेता है माय डियर। और भारत क्या है, एक संप्रभु है। संप्रभु का मतलब होता है जहां निर्णय लेने की, जहां बेटा निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो, जहां निर्णय लेने की स्वतंत्रता हो। क्या हो बेटा, स्वतंत्रता हो। क्या भारत के जो निर्णय होते हैं वो कोई अन्य राष्ट्र लेगा, कोई दूसरा लेगा? यानी भारत में जो कार्य होंगे आंतरिक कार्य होंगे या तो कोई बाह्य कार्य होंगे, यानी कुछ आंतरिक शक्तियों से संबंधित कुछ बातें होंगी और कुछ बाह्य शक्तियों से बातें होंगी। तो उन पर डिसीजन कौन लेगा? क्या अमेरिका लेने के लिए आएगा, क्या ब्रिटेन लेने के लिए आएगा, क्या पाकिस्तान लेने के लिए आएगा, या कोई जापान या फिर चाइना लेने के लिए? आप कहेंगे भैया ना, भारत हमारा देश है, इसमें क्या होगा, जो शासन प्रणाली है वही क्या करेगी, जो गवर्नमेंट चल रही है हमारी, जो सरकार है, जो यहां पर क्या है शासन यानी जो सरकार है वो कैसी है, वो एक संप्रभु है। वो कैसी है, संप्रभु है, यानी वो डिसीजन लेने में कैसी है, सक्षम है। वो किसी दूसरे के डिसीजंस को नहीं मानेगी, वो स्वयं पे निर्णय को मानेगी। ध्यान रख लेना। तो समझ में आ गया, अगर आपके अंदर निर्णय लेने की क्षमता है तो आप क्या हो, संप्रभु हो माय डियर। ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं भारत क्या है। भारत एक संप्रभुत्व संपन्न देश है माय डियर। अब बेटा समझ लो, बहुत अच्छे और चीजें जानते हैं, बहुत गहराई से जानते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं संप्रभु, किसकी बात करते हैं बेटा, संप्रभु की बात करते हैं। बहुत बहुत बेहतरीन चीजें क्या बोलते हैं सर, संप्रभु से कहेंगे जहां आंतरिक और बाह्य, आंतरिक और बाह्य मामलों में, आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है ना, निर्णय लेने का अधिकार हो। और क्या समझ में आया, यानी संप्रभु किसे बोल, जहां आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने का क्या हो, अधिकार हो माय डियर। क्या हो, अधिकार हो, उसे हम क्या बोलेंगे, संप्रभु कहेंगे। क्या बोलेंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल, हम किसी अन्य के दबाव में नहीं है माय डियर। और जब अन्य किसी का दबाव ना हो, अन्य किसी का दबाव ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, संप्रभु बोलेंगे माय डियर। उसे सबॉर्न बोलेंगे, सबॉर्निटी बोलेंगे। ध्यान रख लेना। यानी जहां पर आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने की क्षमता कैसी है, एकदम फ्रीडम से। इंडिया की गवर्नमेंट, भारत की सरकार अपने आंतरिक निर्णय भी ले सकती है और बाह्य निर्णय भी ले सकती है। सर आंतरिक निर्णय कौन कौन से होते हैं, अगर आपसे पूछा जाए सर आंतरिक निर्णय कौन कौन से हैं, ध्यान रख लेना, तब आप बोलेंगे सर आंतरिक संप्रभु किसे बोलेंगे, आंतरिक लिखेंगे बेटा, आंतरिक संप्रभु, आंतरिक संप्रभु किसे कहेंगे, ध्यान रख लेना, संप्रभु किसे कहेंगे। तब आप क्या बताएंगे, सर आंतरिक संप्रभु से कहेंगे, किसे कहेंगे, तब आप बोलेंगे जहां देश के अंदर के, देश के अंदर समस्त मामलों में निर्णय लें। यानी जहां पर देश के अंदर बेटा समस्त मामलों में निर्णय ले लें और निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं, तो उसे आंतरिक संप्रभु। सर कहां कहां अगर पूछा जाए, एग्जाम्पल बता दो, तब आप बोलेंगे अगर देश के सामाजिक मुद्दे से संबंधित, अगर देश के अंदर सामाजिक
सामाजिक मुद्दे से संबंधित अगर हमें कोई निर्णय लेना हो, इंडिया की गवर्नमेंट को कोई निर्णय लेना हो, या फिर राजनीतिक मुद्दे से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, चाहे तो बेटा वो आर्थिक मुद्दे से संबंधित कोई निर्णय लेना हो, तब ये सब निर्णय ये इनसे जुड़े हुए, आप कह सकते हैं सर इनसे जुड़े हुए समस्त निर्णय सरकार के द्वारा लिए जाएं, सरकार के द्वारा लिए जाएं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे आंतरिक संप्रभु। आंतरिक संप्रभु का मतलब होता है देश की सीमा के अंदर, चाहे वो राजनीतिक कोई मुद्दा हो, चाहे वो सामाजिक मुद्दा हो, चाहे वो राजनीतिक मुद्दा हो, यानी चाहे आर्थिक मुद्दा हो, यानी कौन सा भी अगर मुद्दा है, चाहे समाज की बात की जाए, चाहे इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी यानी आपके आर्थिक की बात की जाए, या फिर आपके पॉलिटिक्स की बात की जाए, तो उन सब में बेटा स्वतंत्र निर्णय हम ले सकते हैं। मारिया ध्यान रख लेना। तो उसे हम क्या बोलेंगे? आंतरिक संप्रभु बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंतरिक संप्रभु बोलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं बेटा बाह्य संप्रभु किसे बोलते हैं? बाह्य संप्रभु किसे बोलते हैं? तब आप बता सकते हैं सर बाह्य अगर संप्रभु की अगर बात करते हैं, जहां देश के बाहर के समस्त मामलों में निर्णय लेने में सक्षम हो, निर्णय लेने का अधिकार हो, यानी देश के बाहर कोई भी बात हो तो उसमें हम स्वयं निर्णय कर सकें। जैसे कोई मुद्दे एग्जाम्पल पूछा जाए, चाहे आप बोलेंगे सर अंतरराष्ट्रीय संगठन। अब अंतरराष्ट्रीय कोई भी संगठन है, ध्यान रख लेना, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन कोई है, अगर उसमें हमें शामिल होना है, उसमें मुझे बाहर निकलना है, तो ये निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। हम यूनाइटेड नेशन में अगर मान लेते यूएनओ की बात करते हैं, किसी यूएनओ में अगर हम शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं, हम बाहर होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। वाडिया यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, जरूरी नहीं आपका यूएनओ, यानी देश के विश्व के अंदर बाहर, देश के बाहर के जितने भी निर्णय हैं वो सब हम ले सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संधि, कोई मामला ऐसा हो जो अंतरराष्ट्रीय संधि से जुड़ा हो माय डियर, कोई ऐसा मामला हो जो अंतरराष्ट्रीय संधि से जुड़ा हो माय डियर। मित्र, हम किस देश को हम मित्र अपना मानेंगे, किस देश को हम अपना शत्रु मानेंगे, शत्रु का निर्णय भी हम स्वयं ले माय डियर, ठीक है ना। जहां पर हम अपना मित्र किसे मान सकते हैं, हम अपना शत्रु किसे मानेंगे, ये स्वयं निर्णय हम ले सकते हैं। वाडिया ध्यान रख लेना। युद्ध या शांति, ये निर्णय हमें युद्ध करना है या शांति का जो निर्णय है, ये निर्णय हम कैसे करेंगे? स्वयं करेंगे माय डियर। तो जहां पर ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं तो उसे हम बोलते हैं कि हाँ बाह्य संप्रभु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाह्य संप्रभु बोलते हैं। संप्रभु का मतलब होता है जहां पर निर्णय लेने की क्षमता स्वयं के पास हो, हम डिसीजन मेकिंग है, हम स्वयं निर्णय को लेंगे, किस कोई दूसरा हस्तक्षेप कर सकता नहीं है। हमारी ध्यान रख लेना, ठीक है ना। जैसे भारत पर जब ब्रिटिश का अधिकार था तब भारतीयों मुद्दों से आंतरिक और बाहर निर्णय लेने की क्षमता किसके पास थी? ब्रिटिश सरकार के पास थी। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को हमें फ्रीडम्स मिल गई, आजादी मिल गई, उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हो गया और अब निर्णय लेने की क्षमता किसके पास आ गई? इंडियन गवर्नमेंट के पास आ गई, भारत के पास आ गई। तो यानी समझ में क्या आया? पहले के मुद्दे में यानी जब किसी दूसरे का हक हो तो हम संप्रभु नहीं है। अब यहां पर एक मुद्दा अभी आपने देखा होगा, भारत पाकिस्तान में बेटा अभी ऐसा घटना घटित हुआ था, आपने सबने देखा था, मालूम पड़ रहा था अभी थर्ड बार
मतलब थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट माय डियर। तो उसमें क्या हुआ था कि भारत की सेना ने अपने साहस और शौर्य का परिश्रम रहता मतलब लहराते हुए उन्होंने क्या किया था, पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद भाई साहब पाकिस्तान की तरफ से कुछ नहीं आया भाई साहब। पाकिस्तान ने बोला होगा अमेरिका से, और अमेरिका ने भाई साहब दबाव बनाया किस पर, भारत पर, सीज फायर। और मोदी जी ने क्या कर दिया, सीज फायर कर दिया। तो अब आप कहेंगे सर भारत के पास संप्रभुता ही नहीं, निर्णय लेने की क्षमता है नहीं, यानी बताओ सीज फायर करना चाहिए था पाकिस्तान को। हम अमेरिका के कहने पर, डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर हम क्या कर रहे, सीज फायर कर रहे। तो यहां पर भारत की संप्रभुता की क्या हुई। आप कहेंगे इसमें भारत की संप्रभुता कैसी होती है, उसका दुरुपयोग होता है माय डियर। संप्रभुता यहां पर देखने को नहीं मिलती है माय डियर। आया समझ में। तो आपको समझ में आएगा भारत क्या है, एक संप्रभु राष्ट्र है माय डियर। प्रॉपर तरीके से क्या संप्रभु राष्ट्र नहीं है, संप्रभु है लेकिन लचीला संप्रभु है। कैसा है, लचीला संप्रभु है। तो आप अगर पॉइंट अगर लिखना चाहे, एक नया पॉइंट बेटा, इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट में, इंपॉर्टेंट फैक्ट में, तब आप बता सकते हैं सर भारत में लचीला संप्रभु है, संप्रभु है। कैसा है, लचीला है माय डियर। सर कैसे, मान लेते हैं भाई कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन में मुझे शामिल होना है या कोई कार्य होना है, तो आपने देखा हो यूनाइटेड नेशन या WHO हो गया, WTO हो गया, या ILO हो गया, या बहुत सारे अन्य ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तो वो क्या किसी देशों पर पाबंदियां भी लगाते हैं, किसी देशों पर बहुत सारी चीजें लगाते हैं। तो वो अब बताओ वो चीजें क्या हुई, क्या हम संप्रभु हुए, नहीं हुए, और वो फॉलो वो हमें करने पड़ते हैं। तो क्या हम पूर्ण तरीके से संप्रभु हैं, नहीं है। अभी अमेरिका ने जैसे भारत के मोदी जी से कह करके सीज फायर रुकवाया, क्या हम संप्रभु रहे, नहीं। हम पूर्ण तरीके से संप्रभु नहीं है, संपूर्ण। अब जो एक शब्द जुड़ा था भाई साहब आगे देख लेना, इसमें कुछ ना कुछ विचार करना किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि संविधान का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। संविधान की व्याख्या कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर हो गया। तो भारत क्या है, भारत में एक लचीला संप्रभु देखने को मिलता है, देखने को बेटा मिलता है, ठीक है ना, मिलता है माय डियर, ध्यान रख लेना। अब अंतरराष्ट्रीय कोई मामला हो उस पर भारत अपना प्रॉपर सारी चीजें नहीं अपना सकता, कोई ना कोई बहुत सारी चीजें पाबंदियां हमें झेलनी पड़ती हैं, ध्यान रख लेना भाई। चलो तो आपको क्या समझ में आ गया, संप्रभु के बारे में समझ में आ गया माय डियर, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं बेटा। अब बात करते हैं कौन सा शब्द से आपने किन किन चीजों के बारे में जान लिया, तब आप बोलेंगे सर भारत, हम भारत के लोग के बारे में जान लिया, भारत का संपूर्ण प्रभुत्व जान लिया, और तीसरा शब्द अब हमारा आता है समाजवादी। तो हेडिंग डालो बेटा समाजवादी, हेडिंग क्या डालेंगे, समाजवादी। चलो भाई अब बात करते हैं समाजवादी की। समाजवादी देखो भाई इसके बारे में जानते हैं, यानी हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। अब शब्द क्या आया आपका, समाजवादी शब्द आया। अब देखो अगर समाजवादी की अगर डेफिनेशन, समाजवाद की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो समाजवाद होता क्या है, तब आप बोलेंगे समाज में जहां पर समानता की बात हो, समाज में जहां पर संसाधनों के समान वितरण की बात हो, चाहे गरीब शोषित जो पिछड़े लोग हैं उनके कल्याण की बात हो, और उसके बाद वंचित वर्ग को हितों की बात हो, वहां पर क्या होगा, समाजवाद होगा। तो समाजवाद हम किसे कह सकते हैं, तो हम बोलेंगे समाजवाद वहां पर बोलेंगे जहां पर, समाजवाद किसे बोलेंगे, तो आप बोलेंगे जहां पर, जहां समाज में, जहां समाज में समानता की बात हो, समानता की बात की जाए, जहां पर समानता के कार्य हों,
जहां पर समानता होनी चाहिए, ध्यान रख लेना वो। और क्या वो किसे बोलेंगे? जहां पर समाज, लिखेंगे समाज में संसाधनों का समान वितरण हो, समान वितरण हो, इसे भी बोलेंगे। यानी कोई भी चीज है तो वो समस्त लोगों के लिए है, समाज के हर वर्ग के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए है। तो वो क्या होगा? हर कोई भी चीज बने यानी सभी लोगों के लिए है माय डियर, ध्यान रख लेना। अगला गरीब मजदूर, अगला पॉइंट है गरीब मजदूर। अगला पॉइंट क्या है? गरीब मजदूर, गरीब मजदूर का शोषण ना हो। क्या शोषण ना हो? आपने देखो समाज में गरीबों का बहुत ज्यादा, मजदूरों का बहुत ज्यादा शोषण किया जाता है। तो जहां शोषण किया जाएगा क्या वहां पर समानता की बात होगी? आप कहेंगे नहीं होगी। क्या वहां पर समाजवाद की बात होगी? आप कहेंगे समाजवाद की बात नहीं होगी। यानी समाज में जिन लोगों को, जिन गरीब और मजदूरों का शोषण हो वो यहां पर ना हो। अगर समाजवाद में क्या है? इनका शोषण नहीं होना चाहिए। अगला वंचित, वंचितों और पिछड़ों, वंचितों और पिछड़ों का या वंचित और पिछड़ों के हितों का ध्यान रखा जाए, ध्यान रखा जाए, तब उसे हम क्या बोलेंगे? तब उसे बोलेंगे हम समाजवाद। समाजवाद क्या है? समाजवाद वह है जहां पर समाज के समस्त लोगों को एक समानता के साथ रखा जाए। जो भी चीज है वो समाज में सभी लोगों को समान रूप से वितरण की जाए। गरीब मजदूर शोषित उन लोगों का शोषण ना हो पाए, या जो वंचित लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको बेटा उनके हितों का ध्यान रखा जाए। उनका हित किसमें हो सकता है? इन सारी चीजों के अगर बात अगर रखी जाएंगी तब वहां पर हम कह सकते हैं वो समाजवाद है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। समाजवाद बेटा दो प्रकार का होता है। समाजवाद की अगर बात करते हैं तो समाजवाद बेटा अगर पूछा जाए, समाजवाद दो प्रकार का होता है। एक साम्यवादी, साम्यवादी समाजवाद, और एक होता है लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक समाजवाद। पूछा जाए समाजवाद कितने प्रकार का, तो आप बोलेंगे सर दो प्रकार का। एक साम्यवादी और दूसरा होता है लोकतंत्र, लोकतांत्रिक समाजवाद। सर समाजवादी अगर बात करते हैं, समाजवादी अगर बात करते हैं तो सबसे भारत में कौन सा है? तो आप बोलेंगे भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में क्या है? तो आप बोलेंगे सर भारत में समाजवादी लोकतंत्र है। भारत में समाजवादी लोकतंत्र कैसा है? भारत में समाजवादी लोकतंत्र है माय डियर, ध्यान रख लेना। कैसा है? समाजवादी लोकतंत्र है माय डियर। कैसा है? भारत में लोकतंत्र जो कैसा है? भारत में समाजवादी लोकतंत्र है माय डियर, या कह सकते हैं लोकतंत्र कैसा है? समाजवाद है माय डियर। भारत के अंदर अगर पूछा जाए सर भारत के अंदर जो समाज है वो कैसा है? समाजवादी व्यवस्था कैसी है? तो भारत में लोकतंत्र समाजवादी है, लोकतंत्र समाजवाद है माय डियर, ध्यान रख लेना। सर लोकतंत्र समाजवाद क्या होता है? पहली बात समझ लो भाई, बहुत अच्छी तरीके से समझ लो भाई। देखो लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर समाज के समस्त लोगों का ध्यान रखा जाए, जो भी कार्य हो वो समाज के हर वर्ग के हितों के लिए हो, जहां पर शोषित, दलित और पिछड़ों के कल्याण की बात की जाए, और जहां पर बेटा
जीवन स्तर में असमानता दूर हो। अगर ऐसी चीजें दिखती हैं तो वहां पर हम क्या बोलेंगे सर, लोकतंत्र समाजवाद वहां पर देखने को मिलेगा माय डियर। कैसा क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रख लेना, लोकतंत्र समाजवाद देखने को मिलेगा। और भारत का जो समाज लोकतंत्र समाजवाद है वो कैसा, विशिष्ट बेटा है। कैसा बेटा, विशिष्ट स्वरूप है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो हम कह सकते हैं लोकतंत्र कैसा है, तो आप बोलेंगे सर भारत में इसका स्वरूप विशिष्ट है। ध्यान रख लेना, अभी बता रहे इसका मतलब, यानी भारत में इसका स्वरूप विशिष्ट है माय डियर। भारत में इसका स्वरूप कैसा है, विशिष्ट है माय डियर। कैसा है, विशिष्ट है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। सर इसका मतलब क्या होता है, विशिष्ट समाजवाद का मतलब क्या होता है, ध्यान रख लेना। आप सब पहली बात सारी चीजें देख लो भाई, बहुत बढ़िया। क्या साम्यवादी समाजवाद, इसे मार्क्सवादी समाजवाद भी कहते हैं। यहां क्या होता है कि यहां पर जो आपकी भौतिक चीजें हैं या जो संसाधन है वो कुछ ही लोगों के हाथों में होने चाहिए, कुछ ही लोगों के हाथों में होने चाहिए। और जब पिछड़े जो अन्य लोगों के हाथों में अगर नहीं होंगे तो अंततः वो क्या करेंगे, वो परेशान रहेंगे, और परेशान होने पर क्या करेंगे, वो विद्रोह करेंगे, वो क्रांति लाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद वो अपने हक छीनेंगे लोगों से, अपने संसाधनों को वो लोगों से छीनेंगे, लेंगे। ये मार्क्सवादी समाजवाद कहता है। लेकिन भारत में मार्क्सवादी समाजवाद देखने को नहीं मिलता है। भारत में क्या होता है, लोकतंत्र समाज देखने को मिलता है। और लोकतंत्र समाज में क्या होता है, जहां पर बेटा चुनाव की बात की जाए, जिसमें किसकी बात की जाए, आप बोलेंगे जहां पर चुनाव की बात की जाए, जहां पर कानून की बात की जाए या कानूनों की बात की जाए, ध्यान रख लेना, नियम कानूनों की बात की जाए या योजनाओं की बात की जाए, या योजनाओं की बात की जाए, योजनाओं की बात की जाए, वो बेटा लोकतांत्रिक तौर पर होने चाहिए। क्या भारत में लोकतंत्र है, वहां पर चुनाव होते हैं, बिल्कुल समान रूप में होते हैं। क्या भारत में कानून सभी के लिए होते हैं, बिल्कुल सभी के लिए होते हैं। और क्या भारत में योजनाएं सभी के लिए सभी के हितों के लिए आती हैं, आप कहेंगे बिल्कुल आती हैं। तो भारत में हमें कैसी व्यवस्था देखने को मिलती है, हमें भारत में लोकतंत्र समाजवाद देखने को मिलता है। कैसा मिलता है, समाजवाद देखने को मिलता है माय डियर, ध्यान रख लेना। अच्छा, एक होता है पूंजीवाद समाजवाद, एक होता है बेटा क्या, पूंजीवाद या पूंजीवादी समाजवाद। अब आपका क्वेश्चन हो सर, पूंजीवादी समाजवाद यानी यहां पर जहां संसाधनों पर हक, जहां संसाधनों पर हक पूंजीपतियों के पास हो, पूंजीपतियों के पास हो, किसके पास हो, पूंजीपतियों के पास हो, उसे बोलते हैं पूंजीवाद समाजवाद, पूंजीवादी समाजवाद। सर भारत में अगर बात करते हैं, एक शब्द आपने जोड़ा है, इसका विशिष्ट स्वरूप है माय डियर। क्या भारत में सारी चीजें क्या लोकतांत्रिक तरीके से ही अपनाई जाती हैं, तब आप कहेंगे सर लोकतांत्रिक तरीके से भी अपनाई जाती हैं और उसके बाद निजी तौर पर भी अपनाई जाती हैं। भारत में लोकतंत्र समाजवाद देखने को मिलता है, साथ ही साथ हमें पूंजीवाद समाजवाद को भी देखने को मिलता है। अगर वो लोगों के कल्याण की बात की जाए तो अब मान लेते हैं भाई भारत में क्या निजी लोगों के हाथों में कुछ चीजें नहीं है, आप कहेंगे हैं प्राइवेटाइजेशन, यानी जब से ग्लोबलाइजेशन आया और ग्लोबलाइजेशन में जहां पर एलपीजी नीति का प्रयोग किया गया, लिबराइजेशन, ठीक है ना, उसके बाद आपका नेशनलाइजेशन, जहां पर नेशनलाइजेशन की बात की, राष्ट्रीयकरण की बात की गई, तो भारत में बहुत सारी चीजों का राष्ट्रीयकरण किया गया। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां पर सभी लोगों का हक हो, और निजीकरण का मतलब होता है नेशनलाइजेशन, यानी लोकतंत्र। नेशनलाइजेशन कहां होगा, जहां पर सारी शक्तियां सभी लोगों के पास हो और उस पर नियंत्रण कौन करे, सरकार करे, और उसमें से जो बचे वो वही पैसा
कहां पर हो, लोगों के हितों के लिए खर्च किया जाए। भारत में कुछ सारी चीजें बेटा पूंजीवादियों के पास हैं। जैसे एक नेशनल कंपनी थी BSNL, वो सभी लोगों के हितों के लिए कार्य नहीं कर पा रही थी। तो क्या हुआ कि एक पूंजीपति आए जिन्होंने आकर के भाई साहब एक कह सकते हैं सोशल मीडिया के सेक्टर में आकर के उन्होंने एकदम भारत में एकदम क्रांति ला के रख दी। जहां पर हम डाटा डलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते थे, नेटवर्क सही से नहीं आते थे, कहां 2G 3G का जमाना था। उसके बाद क्या हुआ, एक नई कंपनी आई जिसे हम बोलते हैं जियो। और जियो जो कंपनी लेके आए, कौन, अंबानी साहब लेके आए। और अंबानी साहब ने क्या किया, भारत में पूरे विश्व में क्या कर दिया, उस कंपनी को स्थापित कर दिया, जिससे लोगों का भी भला हुआ और सरकार ने उस पर टैक्स वसूला। और जो टैक्स वसूला, उस टैक्स से क्या किया, लोगों के कल्याणों के लिए कार्य शुरू कर दिए। जो वंचित हैं, जो पिछड़े हैं, उनके लिए क्या करेंगे, हम योजनाएं निकालेंगे, उनके लिए भी कार्य करेंगे। तो भारत में लोकतंत्र समाजवाद भी देखने को मिलता है और कुछ हद तक बेटा पूंजीवाद समाजवाद भी देखने को मिलता है। मारिया ध्यान रख लेना भाई। क्या समझ में आ गया? आप कहेंगे बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आगे देखो, अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का एक मामला आया मारिया, ध्यान रख लेना। 1982 में DS नाकारा केस आया था मारिया, ध्यान रख लेना। तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। समाजवाद की डेफिनेशन बेटा दी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या आया, आप बोलेंगे DS नाकारा केस। और यह कब आया था, 1982 में आया था। और इसमें कुछ चीजों पर बात की गई माय डियर। इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने समाजवाद को डेफिनेशन परिभाषित किया है। और क्या परिभाषित किया है, तो इसमें बताया गया कि जहां पर पालने से लेकर के और कब्र तक सारी सुरक्षा सरकार उठाएगी। इसका मतलब नहीं है, यानी पालने, इसमें कहा गया कि पालने से लेकर कब्र तक सुरक्षा की गारंटी। यानी जहां पर पालने से लेकर, यानी बच्चे का जन्म हुआ और जन्म से लेकर के और मरने तक, अंतिम समय तक अगर सुरक्षा की गारंटी दे रहा है, तब वहां पर तो समाजवाद देखने को मिलता है। क्या भारत में जन्म से लेकर के और मरने तक के सारे सुरक्षा की गारंटी सरकार देती है? तो आप बोलेंगे कुछ हद तक देती है। तो भारत में क्या समाजवाद है? आप बोलेंगे हां समाजवाद है। दूसरी चीज, जहां पर आय में असमानता दूर हो, आय में असमानता दूर हो, जब कहा जहां क्या हो, आय में असमानता दूर हो, जीवन स्तर में असमानता दूर हो, जीवन स्तर में असमानता दूर हो, जीवन स्तर में क्या हो, असमानता दूर हो। जहां पर वंचित और शोषित और मजदूरों का कल्याण हो, जहां वंचित, शोषित और मजदूरों का कल्याण हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम समाजवाद। उसे हम क्या बोलेंगे, समाजवाद। फिर समझ में आ गया बेटा, फिर समझ लो। यानी समाजवाद किसे बोलते हैं, समाजवादी किसे बोलते हैं? सर, जहां पर समाज में समानता की बात की जाए, जहां पर समाज में संसाधनों का समान वितरण हो, जहां पर गरीब मजदूर और का शोषण ना किया जाए, वंचित और पिछड़ों के हितों को ध्यान में रखा जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समाजवाद बोलेंगे। ध्यान रख लेना। भारत में अगर समाजवाद दो प्रकार का होता है, एक साम्यवादी समाजवाद होता है और एक होता है आपका
एक होता है आपका कौन सा, एक साम्यवादी समाजवाद है और एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत में लोकतंत्र समाजवाद देखने को मिलता है और यहां पर क्या इसका स्वरूप विशिष्ट है, यानी यहां पर लोकतंत्र की व्यवस्था भी अपनाई जाती है, ये सारी चीजें, और उसके बाद पूंजीवाद की भी सारी चीजें देखने को मिलती है। तो जहां पर लोकतंत्र और पूंजीवाद दोनों का मिला जुला रूप होता है तो वहां पर हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट बोलते हैं। तो भारत में समाजवाद का स्वरूप विशिष्ट है। कैसा है, विशिष्ट है माय डियर। कैसा है बेटा, विशिष्ट है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन अगर पूछा रहे भारत में किस प्रकार का समाजवाद है, तो एक ऑप्शन में दिया है मार्क्सवादी समाजवाद, दूसरा पूछा रहा है आपका पूंजीवाद समाजवाद, तीसरा लोकतंत्र समाजवाद और चौथा दिया जाए विशिष्ट समाजवाद। तब आपका आंसर क्या होगा, सर लोकतंत्र भी है लेकिन लोकतंत्र में सबसे अच्छा जो आंसर रहेगा वो विशिष्ट रहेगा। भारत के अंदर विशिष्ट समाजवाद देखने को मिलता है क्योंकि यहां पर लोकतंत्र और उसके बाद पूंजीवाद दोनों का यहां पर क्या होता है, मिला जुला रूप देखने को मिलता है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था जिसमें DS नकारा केस 1982 में आया था और उसमें कुछ चीजें कही गई थी किससे संबंधित, समाजवाद से संबंधित। उसमें क्या कहा गया माय डियर, तो आप बोलेंगे उसमें पालने से लेकर के, व्यक्ति के पालने यानी जन्म से लेकर के और कब्र तक की सुरक्षा की गारंटी अगर सरकार देती है तब हम कह सकते हैं कि उस देश में समाजवाद है माय डियर। दूसरा पॉइंट, आय में असमानता यानी इनकम, किसी कोई कमा रहा बेटा 1 लाख, कोई कमा रहा 2000, कोई कमा रहा 10,000, कोई कमा रहा 50,000, यानी क्या है, ये इनकम में आपका संतुलन गड़बड़ है, यानी यहां पर असमानता देखने को मिलती है, असमानता देखने को मिलती है, ध्यान रख लेना। तो ये इसे दूर किया जाए, ध्यान रख लेना, क्या किया जाए, दूर किया जाए माय डियर, ध्यान रख लेना। अगला, जीवन स्तर में असमानता दूर हो, जीवन स्तर में क्या हो, असमानता। कोई तो बहुत अच्छी चीजें खा रहा है, कोई तो जिसको वैसा सही से भोजन नहीं मिल पा रहा, कुपोषण का शिकार हो रहा, तो ये सारी चीजें दूर होनी चाहिए। अगर ये सारी दूर चीजें हैं तो वहां पर क्या है, जहां पर वंचित शोषित और मजदूरों का कल्याण हो वहां पर क्या देखने को मिलता है, मुझे समाजवाद देखने को मिलता है। ये व्याख्या किसने दी, ये भाई साहब व्याख्या दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, और किस केस में, DS नकारा केस 1982 में माय डियर। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्लियर हो गया, तो दोनों शब्दों के बारे में आपको समझ में आ गया। अब तीसरा आपका जो शब्द है वो है आपका पंथ निरपेक्ष। हेडिंग डालेंगे बेटा, पंथ निरपेक्ष, हेडिंग डालो बेटा, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, जिसे बोलते हैं सेकुलर। क्या बोलते हैं बेटा, सेकुलर। क्या बोलते हैं बेटा, सेकुलर बोलते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना, सेकुलर। क्या बोलते हैं, सेकुलर, ध्यान रख लेना। या ऐसे धर्मनिरपेक्ष भी बोलते हैं भाई। तो भारत में जो शासन का स्वरूप है वो पंथ निरपेक्ष है। अब सर पंथ निरपेक्ष क्या होता है, ध्यान रख लेना। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले पंथ निरपेक्ष को छोड़ करके सेकुलर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा, सेकुलर की बात करते हैं। किसकी, सेकुलर, सेकुलर। बेटा सेकुलर ये यूरोप का शब्द है, इसका शब्द का जन्म यानी सेकुलर जो शब्द यूरोप से आया। कहां से आया बेटा, यूरोप से आया माय डियर, ध्यान रख लेना। और सेकुलर का अर्थ किसे बताया गया, तो आप बोलेंगे रिलीजन। किसे बताया गया, रिलीजन, यानी जहां पर रिलीजन, यानी रिलीजन का मतलब होता है धर्म। रिलीजन का मतलब अपने भारत में किससे लगाते हैं, तो आप बोलेंगे धर्म से। किससे लगाते हैं बेटा, धर्म। रिलीजन का मतलब हम किसे बोलेंगे, धर्म। जहां पर धर्म में, जहां पर धर्म में या धर्म से अलगाव की बात की जाए, जहां पर धर्म से अलगाव की बात की जाए, अलगाव की बात की जाए, तो वहां पर हम सेकुलर शब्द का यूज कर लेते हैं, ध्यान रख लेना। और जहां पर रिलीजन में
तटस्थ की बात की जाए, जहां पर तटस्थता की बात की जाए, तो वहां पर भी हम रिलीजन यानी धर्म में तटस्थता, तटस्थता का मतलब होता है बेटा, तटस्थता का मतलब होता है उदासीन। यानी हम निर्णय ना तो प्लस की तरफ बढ़ रहे, ना तो माइनस की तरफ बढ़े, ना तो एसिड की तरफ, ना तो वेस्ट की तरफ, ध्यान रख लेना। यानी कैसे ना हम किसी इस धर्म की तरफ है, ना इस धर्म की तरफ है, यानी मेरे लिए सभी एक जैसे हैं, हम तटस्थ हैं। कैसे तटस्थ हैं? क्या भारत में जो रिलीजन है वो कैसा, भारत का संविधान का रिलीजन कैसा है, तटस्थ है? तो आप बोलेंगे सर तटस्थ का मतलब हम कह सकते हैं उदासीन। क्या कह सकते हैं? तटस्थ का मतलब हो गया उदासीन। क्या भारत का जो रिलीजन है, भारत में सेकुलर जो सिस्टम है वो कैसा है, तटस्थ है? आप कहेंगे तटस्थ तो देखने को मिलता है। लेकिन अच्छा, दो चीजें और बताते हैं। एक होता है धर्मतंत्र, एक चीज हम आपको बता रहे हैं यहां पर, एक होता है धर्मतंत्र। सर धर्मतंत्र क्या होता है? धर्मतंत्र का मतलब है जहां ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जहां ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, जहां पर क्या ईश्वर को मानते हैं, जहां पर ईश्वर पर एकदम 100% क्या करते हैं, ईश्वर यानी रिलीजन। ईश्वर का मतलब क्या हो गया, रिलीजन। रिलीजन यानी धर्म को मानते हैं, चाहे वो ईश्वर का मतलब हो गया रिलीजन लिख सकते हैं, धर्म। जहां पर धर्म पर विश्वास करते हो और जहां पर बेटा निजी और सार्वजनिक जीवन में रिलीजन से कार्य हो, और जहां सार्वजनिक और निजी ध्यान रख लेना, और जहां पर सार्वजनिक और निजी जीवन में रिलीजन को मानते हो, रिलीजन को अपनाते हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, धर्मतंत्र बोलेंगे। समझ लेना। यानी धर्म तंत्र क्या होता है, ऐसा एक तंत्र जहां पर किसी आस्था को माना जाए, किसी धर्म को माना जाए, और उस निजी तौर पर और सार्वजनिक तौर पर उस धर्म की ही सारी रीति रिवाजों को फॉलो किया जाए, चाहे वो निजी तौर पर माने, चाहे वो एक सामूहिक तौर पर माने, चाहे वहां की शासन प्रणाली में माने। जैसे एक देश बताते हैं वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी में बेटा पॉप का शासन चलता है, यानी उस देश में सारे जो नियम कानून होते हैं वो उस धर्म से ही जुड़े चलते हैं। किससे जुड़ते हैं? उसी धर्म से रिलेटेड होता है, उसी धर्म से जुड़े हुए होते हैं। तो वेटिकन सिटी एक बेटा कंट्री कैसा है, तो आप बोलेंगे सर वेटिकन सिटी जो कंट्री है बेटा वो कैसा है, एक धर्म तंत्र है। वहां पर हमें धर्म तंत्र देखने को मिलता है माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या देखने को मिलता है? धर्म तंत्र मिलता है। एक होता है अनीश्वरवाद, एक होता है बेटा अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद, अनीश्वरवाद का मतलब क्या हो गया, तो आप बोलेंगे अनीश्वरवाद का मतलब हो गया जहां पर कोई भगवान को ना माना जाए, जहां किसी धर्म को ना माना जाए, जहां पर नो गॉड, जहां पर बेटा नो गॉड, कोई गॉड नहीं है बेटा, जहां किसी धर्म यानी रिलीजन को ना माना जाए, ना माना जाए, जहां पर किसी धर्म को ना माने। भाई साहब कोई धर्म है ही नहीं बेटा, ध्यान रख लेना। जहां पर सब भौतिकवादी चीजें हैं, जहां पर भौतिकवाद को माना जाए, जहां पर मानववाद को माना जाए, मानववाद को माना जाए, मानववाद को माना जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, अनीश्वरवाद बोलते हैं। बोला इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में कोई ईश्वर नाम की चीज है नहीं। जब ईश्वर नाम की सारी कोई चीज है नहीं, यानी जो भी चीजें यहां पर मिली है वो भौतिक अवस्था में मिली है, भौतिक रूप में मिली है, एकदम नेचर के द्वारा दी गई है भौतिक तौर पर, और उन पर बेटा जो चीजें बनाई है वो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। तो यानी यहां पर ईश्वर को मानते नहीं है। जैसे हम बोले कि ये जो मार्कर मैंने बनाया है या ये
बोर्ड मैंने बनाया है तो ये सब मानव के द्वारा बनाया गया, इसमें ईश्वर का कोई हस्तक्षेप नहीं है, हम ईश्वर को नहीं मानेंगे। तो वो उसे क्या बोलते हैं? अनीश्वरवाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? अनीश्वरवाद बोलते हैं। यानी जहां पर बेटा क्या होता है कि किसी भी मामले में सेकुलर का प्रयोग मत किया जाए, तो उसे बोलते हैं ना तो निजी तौर पर वो भगवान को मानेंगे, ना तो वहां पर शासन प्रणाली में किसी भगवान की रीति रिवाज, परंपरा या विचारों को मानेंगे, तो उसे बोलते हैं अनीश्वरवाद। क्या बोलते हैं बेटा? अनीश्वरवाद बोलते हैं, ध्यान रख लेना। और एक होता है सेकुलर। अब बात करते हैं सेकुलर की। सेकुलर किसकी बात करते हैं? सेकुलर की बात करते हैं मारिया, ध्यान रख लेना। सेकुलर किसे बोलेंगे? जहां ईश्वर के विरोधी नहीं है, ईश्वर को विरोधी नहीं है, मानते तो है आइडिया, ध्यान रख लेना। जहां ईश्वर के विरोधी नहीं है, जहां ईश्वर के विरोधी नहीं है, विरोधी नहीं है, लेकिन सार्वजनिक मामले में, सार्वजनिक मामले में अगर कोई सार्वजनिक मामला है, ध्यान रख लेना, तो सार्वजनिक मामले में रिलीजन को नहीं मानते हैं, रिलीजन को नहीं मानते हैं, लेकिन निजी मामले में मानते हैं, निजी मामले में मानते हैं, मानते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सेकुलर बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? सेकुलर बोलेंगे, धर्म के मामले। और ये बेटा धर्म के मामले में तटस्थ हैं, और धर्म के ये मामले में अगर कोई सामाजिक मुद्दा है माय डियर, ध्यान रख लेना, सामाजिक मुद्दा है तो वहां पर धर्म के मामले में तटस्थ हैं। कैसे? तटस्थ है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, किसी धर्म को नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भारत में पंथ निरपेक्ष है। वो क्या है? तो आप बोलेंगे भारत में पंथ निरपेक्ष देश है माय डियर, ध्यान रख लेना। भारत एक पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश है या राज्य है। यानी पंथ निरपेक्ष की कुछ विशेषताएं भी होती हैं। क्या होती हैं? क्या क्या विशेषताएं होती हैं? जहां राज्य का कोई राजकीय धर्म ना हो, जहां राज्य का या देश का कोई राजकीय धर्म ना हो, कोई भी राजकीय धर्म ना हो, राजकीय धर्म ना हो, यानी उस देश का कोई राजकीय धर्म ना हो। क्या भारत में कोई एक धर्म है? नहीं है। भारत में सभी धर्म कैसे हैं? समान हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, यानी हर एक वर्ग के लोग, हर एक धर्म के लोग, हर एक रिलीजन के लोग कैसे समान हैं। जितना हक बेटा हिंदू में, बहुसंख्यक में रहने वाला हिंदू और अल्पसंख्यक में रहने वाले बहुत सारे धर्म, सभी धर्म समान हैं, कोई यहां पर भेदभाव नहीं है। यानी भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। अब बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। जिस देश में उस धर्म से जुड़ा अगर वो राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो उस देश में बहुत ज्यादा अशांति फैल जाएगी। आपने भारत के नियरेस्ट कंट्रियों के बारे में देखा होगा, जैसे अफगानिस्तान देख लो, जैसे आप पाकिस्तान देख लो, या फिर और कोई कंट्री देख लो, जहां पर इस तरीके से यदि किसी एक धर्म को अपना लिया जाएगा तो वहां पर क्या हो? विरोधाभास होगा, विरोधाभास होगा, विद्रोह हो जाएगा, विद्रोह हो जाएगा, मारकूट होगा, यानी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट, पूरा देश एकदम खत्म। अफगानिस्तान को देख लो भाई, पाकिस्तानी को देख लो भाई, जहां जहां किसी धर्म को मान्यता दी गई उस देश को देख लो भाई। हाँ, हालांकि जो छोटा चाहे एरिया में और पॉपुलेशन में जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं और जहां पर शिक्षा बहुत अच्छी है, वहां पर इस चीज को अपना सकते हो भाई। लेकिन यहां तो स्कूल बंद किए जा रहे, शराब के ठेके ओपन हो रहे,
जहां शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जहां पर देश को अगर कोई ऊंचा कर सकता है तो वो शिक्षा कर सकती है, पढ़ा लिखा नौजवान कर सकता है, पढ़ा लिखा युवा कर सकता है। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य देखो कि आज देश की सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में, जहां पर स्कूलों को, शिक्षा को एकदम खत्म किया जा रहा है। जब इस देश से शिक्षा का स्तर चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जहां पर कुछ बुद्धिजीवी वर्गों के हाथों में ही चीजें रह जाएंगी देश की, और हम लोगों को मजदूरों की तरह, गरीबों की तरह हम लोगों का शोषण किया जाएगा। ब्रिटिश लोग भारत में आए थे, भारत में यही तो किया था। उन्होंने क्या, कम संख्या में थे, लेकिन उनके पास क्या थी, एजुकेशन थी। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा ना, वो हर चीज में एक्सपर्ट होगा। भारत में शिक्षा का अभाव था उस समय, कम पढ़े लिखे लोग थे, संख्या कम थी पढ़े लिखों की, और ब्रिटिश के लोग पढ़े थे और पूरे देश पर 200 वर्षों तक लगभग शासन चलाया। यानी अगर हम पढ़े लिखेंगे तो हम भाई साहब अपने हक की लड़ाई के लिए, संविधान जो है उसमें लिखा हुआ है कि हम अपने हक की लड़ाई के लिए सरकार के सामने खड़े होंगे, अपना हक मांगेंगे। जब हम पढ़े लिखे होंगे तब तो सरकार स्कूल ही बंद कर दिया, तुम पढ़ोगे लिखोगे नहीं, बोलेगी तुम पढ़े लिखे नहीं, तुम्हें हम रोजगार क्या दें। नेता का लड़का एकदम उसका कैरियर सेट। किसी नेता के लड़के को देखा कि वो कांवड़ यात्रा में जा रहा है, किसी मंदिर मस्जिद में खुदाई करवा रहा है, किसी मस्जिद में खुदाई करके वो शंकर जी को प्रकट करा रहा है, किसी भाई साहब मंदिर में जाकर के मौलाना साहब क्या कर रहे हैं, किसी अल्लाह को खोज रहे हैं। ऐसा कभी देखा भाई साहब नेता के लड़के को? नहीं। लेकिन करता कौन? हम आम लोग। बेटा शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। तो शिक्षा जिसके पास रहेगी। अब बताओ, भारत में अधिकतम लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये यकीन करना पड़ेगा। बहुत सारे मध्यम वर्ग और बहुत ज्यादा निचले स्तर, जिनका जीवन स्तर है, जहां पर जो आय है बहुत कम है, आय इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है, लोगों के पास रोजगार बहुत कम है। तो उस देश में क्या होगा? क्या आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा लोगे? मुझे पता है प्राइवेट स्कूल वाले पढ़ाई तो छोड़ो, वो अपना बिजनेस करते हैं। किताबों के नाम पर इतना उनका पहले से 60 से 70 80% तक उनका भाई साहब वहां बंधा हुआ है। ड्रेस लोगे, सब स्कूल में आ जाओ, सारी चीजें, यानी जो भी चीजें सब स्कूल से। अब बताओ, क्या गरीब का बच्चा पढ़ सकता है? क्या मध्यम वर्ग का बच्चा पढ़ लेगा? नहीं पढ़ लेगा। जब हमारे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो हम अपने अधिकार नहीं मांग पाएंगे। जब हम अपने अधिकार नहीं मांग पाएंगे तो क्या होगा? हम और गरीबी के दलदल में चले जाएंगे, और एक समय ऐसा आएगा कि हम लोग गुलाम बन के रह जाएंगे। तो उसी गुलामी के दलदल से अगर बाहर निकलना है तो हमें पढ़ना होगा। हमारा सरकार जो शिक्षा का हक छीन रही है, सरकार को बता देना है इस बार कि शिक्षा मेन इस नीड है इस देश की। इस देश का जो बेस है वो एजुकेशन पर डिपेंड है। युवा तो हम हैं, हमारे अंदर सब काबिलियत है, लेकिन एजुकेशन की कमी है, और एजुकेशन को लगातार सरकार कम करती जा रही। आप इतने 27,000 स्कूल को बंद कर दिए, अपने मद्रालय इतने ज्यादा ओपन करा दिए, यानी आप पिए रहो, गवाए रहो, खेती बेचो। बड़े लोग क्या करेंगे? खरीदेंगे। पैसे वाले धनाढ्य और धनाढ्य होते जाए, गरीब बेचारा गरीब होता जाएगा। ये आज आप नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? ये हम सब का दायित्व बनता है कि इनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। ऐसी सरकारों को भारत, हम संविधान पढ़ा रहे, अभी पढ़ा बी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। हम क्या कर सकते हैं? सबसे पावरफुल कौन है? तो हम लोग हैं। हम जिसे चाहेंगे उसे सरकार में बना देंगे, और जिसे चाहेंगे उसे सरकार से नीचे गिरा देंगे। हमने ऐसी सरकार को चुनना है जो हमारे हक की लड़ाई के लिए, हम जो हमारे हकों की बात करे, जो हमारे हितों की बात करे, जो सभी लोगों, शोषित, वंचित और जो दलित लोग हैं उनको आगे बढ़ाने की बात करे, उनके कल्याण की बात करे। हमें ऐसी सरकार का चुनाव करना है। अगर आज हम लोग नहीं जागे तो एक समय ऐसा आएगा कि जो हमारे आने वाली जो जनरेशन है ना, वो दर दर भीख मांगेगी, वो गुलामी का जीवन जिएगी। तो
तो उससे निजात पाने के लिए हमें अपनी बुद्धि को खोलना पड़ेगा, ना कि हमें राशन के चक्कर में भाई साहब लालच, छोटे से लालच में आकर के हम अपना पूरा बच्चों का, आने वाली जनरेशन का भविष्य खराब कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप कह सकते हैं जहां कोई धर्म ना हो, चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, ध्यान रख लेना, जहां राज्य में धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, जहां राज्य में धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, जहां धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो, जहां सभी धर्मों के लोगों को, जहां सभी धर्मों के लोगों को, जहां सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार मिले हों, समान अधिकार मिले हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, उसे ही बोलेंगे पंथ निरपेक्ष। कि ये भारतीय संविधान में ये चीजें देखने को मिलती हैं, तब आप कहेंगे सर बिल्कुल देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो पंथ निरपेक्ष का मतलब आपको समझ में आ गया या नहीं आया, जल्दी से बताओ भाई। तो आप कहेंगे सर पंथ निरपेक्ष का मतलब मुझे इतना अच्छा से समझ में आ गया सर, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अब बात करते हैं बेटा लोकतंत्र की। लोकतंत्र की बात करते हैं भाई। अब बात किसकी करने वाले हम, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की बात करने वाले हैं। तो एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे जिनका नाम था इब्राहिम लिंकन, और इब्राहिम लिंकन ने एक डेफिनेशन दी थी बेटा, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए जो शासन प्रणाली होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। क्या बेटा, तो आप बोलेंगे लोकतंत्र की परिभाषा इब्राहिम लिंकन, इब्राहिम लिंकन ने बेटा एक डेफिनेशन दी, लिंकन ने क्या, इन्होंने क्या बोला, तो आप बोलेंगे सर वी द पीपल, ठीक है ना बेटा, यहां पर लिख लेना वी द पीपल, बाय द पीपल, ठीक है ना, और फॉर द पीपल। वाई इब्राहिम लिंकन, ये किसने कहा, आप बोलेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे इब्राहिम लिंकन, उन्होंने लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा दी। क्या बोला कि जनता का, क्या बोला, जनता का, जनता के लिए या जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के लिए, क्या समझ में आए, यानी जनता का, जनता द्वारा, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए जो शासन होता है बेटा, जो शासन होता है उसी को क्या बोलते हैं, हम लोकतंत्र बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, हम बोलेंगे डेमोक्रेसी बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं माय डियर। क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, आप बोलेंगे लोकतंत्र 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, लोकतंत्र कितने प्रकार का, आप बोलेंगे लोकतंत्र जो होता है माय डियर वो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन, एक प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष लोकतंत्र, और एक होता है अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। लोकतंत्र 2 प्रकार का, डेमोक्रेसी 2 टाइप्स की होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बेटा अगर पूछा जाए प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे बोलते हैं प्रतिनिधि मूलक, इसी को बोलते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र, इसी को बोलते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र बोलते हैं वाडिया, ध्यान रख लेना। आगे देखो, अब मेन चीज आप बात करने वाले हैं किसकी, सर प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है, तो हेडिंग डालो प्रत्यक्ष लोकतंत्र, लोकतंत्र। अब प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट, यानी सीधे,
जहां पर शासन सीधे जनता के द्वारा किया जाए। क्या बेटा? जहां पर शासन बेटा जनता के द्वारा सीधा किया जाए, जहां शासन जनता के द्वारा सीधा चलाया जाए। सर जनता भी शासन चलाएगी? हां बिल्कुल, शासन जनता के द्वारा सीधा चलाया जाए। अब आपका एक क्वेश्चन होगा, सर शासन किसे बोलते हैं? सबसे पहले यही समझ लो, शासन बोलते हैं सरकार को। किसे बोलते हैं? सरकार। सरकार जो देश में नियंत्रण बनाती है उसी को क्या बोलते हैं? शासन। और सरकार नियंत्रण कैसे बनाती है? सरकार के होते हैं 3 अंग बेटा। एक होता है विधायिका, एक होता है बेटा कार्यपालिका और एक होती है बेटा न्यायपालिका, जुडिशरी। ठीक है ना? तो ये क्या होते हैं? सरकार के 3 अंग होते हैं और इन्हीं के द्वारा वो क्या करती है? सरकार शासन प्रणाली चलाती है। क्या चलाती है? शासन प्रणाली चलाती है। सर विधायिका जो होती है माय डियर ध्यान रख लेना, ये क्या करती है? विधि बनाती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका उस विधि को लागू कराती है और अगर उस विधि में कोई गड़बड़ी हो तो न्याय प्रदान कौन करती है? आप बोलेंगे सर न्याय प्रदान करती है आपकी न्यायपालिका। कौन करती है माय डियर? न्यायपालिका। तो शासन के अंदर ये संस्थाएं होती हैं। क्या होती हैं? लोकतंत्र संस्थाएं हैं माय डियर। क्या है बेटा? आप बोलेंगे यहां पर लोकतंत्र संस्थाएं। क्या पर देखने को मिलती है? लोकतंत्र संस्थाएं देखने को मिलती हैं, लोकतंत्र प्रक्रिया देखने को मिलती है। देखो भाई, तो ये क्या है बेटा? लोकतंत्र संस्थाएं हैं। तो जब प्रत्यक्ष तंत्र होगा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा, जहां पर जनता के द्वारा सीधा शासन चलाया जाएगा, जहां शासन जनता के द्वारा सीधा चलाया जाए और जहां लोकतंत्र संस्थाएं और लोकतंत्र संस्थाएं जैसे संसद, जैसे आपका न्यायालय, जब जनता के द्वारा सीधा शासन चलाया जाएगा, क्या वहां पर संसद होगा? आप बोलेंगे नहीं होगा। क्या वहां पर न्यायालय होगा? आप बोलेंगे नहीं होगा। जब जनता ही शासन चल रही है भाई, सामूहिक तौर पर शासन चलाती है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो लोकतंत्र संस्थाएं यहां पर मिलेंगी? आप बोलेंगे नहीं होंगी, नहीं होती हैं। क्या लोकतंत्र प्रक्रियाएं होती हैं? लोकतंत्र प्रक्रियाएं होती हैं आपकी यहां पर? क्या बोलेंगे? लोकतंत्र प्रक्रियाएं जैसे चुनाव, जैसे निर्वाचन, ध्यान रख लेना, जैसे बहुमत, ये चीजें नहीं होती हैं, नहीं होती हैं, ये भी नहीं होती हैं माय डियर। तो उसे हम बोलते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र बोलते हैं। सर एग्जांपल बता दो कि ऐसा कहीं पर है? बिल्कुल अभी नहीं। अगर प्राचीन की समय की बात की जाएंगे तो एक देश था यूनान, और यूनान में क्या होता था बेटा कि वहां की जनता के द्वारा ही उस देश के सारे नियम कानूनों को चलाया जाता था। बाहर सारे उसी जनता क्या करती थी? आपस में ही नियम कानून बनाती थी और स्वयं में क्या करती थी? अगर कोई वहां पर उस नियम कानूनों को फॉलो नहीं करता था तो जनता ही उसे क्या करती थी? दंडित करती थी। यानी जनता ने ही नियम कानून बनाए, जनता ही उसे लागू करवा रही या कर रही, और जनता ही क्या दे रही? निर्णय दे रही। कहां पर? यूनान के अंदर ऐसी व्यवस्था देखने को मिलती है। तो प्राचीन यूनान के नगरों में ऐसी चीज कहां पर? प्राचीन यूनान के नगर राज्य में, नगर या राज्यों में देखने को मिलती थी। और वहां के नगर और राज्यों को क्या कहा गया? पोलिस कहा गया। पोलिस कहा गया। क्या बोला गया? पोलिस कहा गया। तो पोलिसों के अंदर वहां की जनता ही क्या करती थी? नियम कानून बनाती थी। एक वर्ष में एक जगह इकट्ठे होते थे सारी जनता, और इकट्ठे करके वो बहुत सारे नियम कानून बनाती थी, और बना करके क्या वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिलेगा? आप कहेंगे हाँ सर, आंशिक तौर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र मुझे स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। कहां पर? तो अगर पूछा जाए आधुनिक समय में
स्विट्जरलैंड। एक यूरोप का कंट्री है बेटा स्विट्जरलैंड। तो यहां पर ये चीजें आंशिक तौर पर देखने को मिलती हैं, आंशिक रूप से प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है। आंशिक रूप से स्विट्जरलैंड में बेटा क्या देखने को मिलता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र देखने को मिलता है माटिया, ध्यान रख लेना भाई। और पूरे स्विट्जरलैंड में नहीं, एक कैटल नामक स्थान है बेटा, वहां पर इस चीज को देखने को मिलता है, यानी आंशिक तौर पर देखने की ये सारी चीजें देखने मिलती है। अगला है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि मूलक। ये क्या होता है बेटा, हेडिंग डालो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि, या क्या बोलेंगे, प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। चलो भाई इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो शासन प्रणाली होती है, यहां शासन जनता के प्रतिनिधि द्वारा चलाया जाता है। प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। जहां पर शासन कैसा, जनता के प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता है। और यहां पर लोकतंत्र संस्थाएं होती हैं, और यहां पर लोकतंत्र संस्थाएं होती हैं, जैसे यहां पर संसद भी होगा और यहां पर न्यायालय भी होगा, ठीक है ना। संसद और न्यायालय क्या होती हैं, यहां पर बेटा लोकतंत्र प्रक्रियाएं होती हैं, यहां पर लोकतंत्र प्रक्रियाएं, जैसे आपका यहां पर चुनाव भी होता है, यहां पर बेटा बहुमत भी सिद्ध करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं माइडिया, ध्यान रख लेना। ये चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं माइडिया, ध्यान रख लेना भाई। ये चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं माइडिया, ध्यान रख लेना। कहां पर, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में, ध्यान रख लेना। अब देखो भारत के अंदर क्या होता है, जनता वोट करती है, हम चुनते हैं लोकसभा के सदस्य को, और राज्यों के अंदर विधानसभा के सदस्यों को हम वोट करते हैं। और ये हमारा प्रतिनिधि क्या करता है, संसद में जाता है, और संसद में जाकर के वो विधायिका का हिस्सा बना, और अगर मंत्री बन गया तो वो कार्यपालिका का हिस्सा बना। तो यानी यही मिलकर के क्या चलाते हैं, शासन चलाते हैं। कोई मंत्री बनेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा। मैंने ही तो सोचो ना माय डियर, क्या मैं वोट कर रहा हूं, मेरा प्रतिनिधि शासन कर रहा है, मैंने वोट किया, मैंने उसे चुना है। तो भारत में इस प्रकार की परंपरा देखने को मिलती है। और भारत में अगर लोकतंत्र, अगर प्रत्यक्ष अगर बात करते हैं, प्रत्यक्ष नहीं है यहां पर, किसकी बात करते हैं, अप्रत्यक्ष। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है वो कितने प्रकार का, आप बोलेंगे सर दो प्रकार का। एक होता है संसदात्मक, और एक होता है अध्यक्षात्मक। ठीक है ना, एक होता है संसदात्मक और एक होता है अध्यक्षात्मक। सर संसदात्मक किसे बोलेंगे, जहां पर कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में जुड़े हों, जहां विधायिका, ऐसे लिखेंगे सॉरी, विधायिका और कार्यपालिका जुड़े हों, जहां पर विधायिका और कार्यपालिका आपस में क्या हो, जुड़े हों माय डियर, ध्यान रख लेना। कार्यपालिका जुड़े हों
आपस में जुड़े हो, ध्यान रख लेना। जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, विधायिका के प्रति उत्तरदायी हो, जहां कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या है, उत्तरदायी होती है, माइडिया ध्यान रख लेना। और दोहरी कार्यपालिका यहां पर देखने को मिलती है, दोहरी कार्यपालिका आपको देखने को मिलती है यहां पर। एक होती है नामात्र की, नाम मात्र की, और एक होती है वास्तविक, एक होती है वास्तविक। यानी यहां पर कार्यपालिका कैसी होती है, दोहरी देखने को मिलती है, एक नामात्र की और एक वास्तविक की। सर वास्तविक अगर बात करते हैं तो नामात्र का होता है अध्यक्ष राष्ट्रपति, और वास्तविक होता है प्रधानमंत्री पीएम। क्या भारत में ऐसी व्यवस्था है? आप बोलेंगे बिल्कुल है। यानी भारत में जो सदस्य संसद के होते हैं वही विधायिका के सदस्य होते हैं, और उन्हीं में से कुछ सदस्य मंत्री बनते हैं। बिना विधायिका के सदस्य बने आप मंत्री बन सकते नहीं हो, आप कार्यपालिका में शामिल हो सकते नहीं हो माय डियर। और ये कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी विधायिका का मेंबर आपको बनना जरूरी है, तभी आप कार्यपालिका का मेंबर, आप मंत्री बन सकते हो, आप प्रधानमंत्री बन सकते हो। यानी अगर बन भी गए तो 6 माह से अधिकतम आप समय तक नहीं रह सकते, 6 माह के अंदर आपको किसी ना किसी से सदस्यता लेनी पड़ेगी माय डियर, ध्यान रख लेना। जहां पर दोहरी कार्यपालिका, भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका होती है राष्ट्रपति के पास, नाम का बड़ा है, संवैधानिक पद बड़ा है, लेकिन वास्तविक शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। तो भारत में बेटा संसदात्मक लोकतंत्र देखने को मिलता है, आप कहेंगे बिल्कुल मिलता है, ध्यान रख लेना। आगे दूसरी चीज है आपका अध्यक्षात्मक। यहां पर क्या होता है, जहां विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग हों, अलग अलग हों, ध्यान रख लेना। और जहां कार्यपालिका एकल हो, कैसी हो बेटा, एकल हो, ठीक है ना। तो ऐसे देश में अगर हम बात करते हैं तो ये चीज हमें कहां पर देखने को मिलती है, भारत में देखने को मिलती है, और ये चीज हमें देखने को मिलती है यूएसए यानी अमेरिका में देखने को मिलती है माय डियर। जैसे विधायिका में जो सदस्य अमेरिका में शामिल होते हैं वो कार्यपालिका के सदस्य होते नहीं है माय डियर। यानी वहां का राष्ट्रपति जिसे चाहे उसे मंत्री बना सकता है, चाहे वो विधायिका अगर सदस्य होगा तो नहीं बनेगा, ध्यान रख लेना। दूसरा, कार्यपालिका एकल होती है, यानी उस देश में कार्यपालिका एक व्यक्ति के हाथ में होती है, जैसे वहां का होता है राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति के पास ही समस्त शक्तियां होती हैं माय डियर, एकल शक्ति होती है, ध्यान रख लेना। कैसी होती है, एकल शक्ति होती है वहां पर, ध्यान रख लेना। तो ऐसी को क्या बोलते हैं, अध्यक्षात्मक, और इसे बोलते हैं संसदात्मक। तो भारत में कैसी प्रक्रिया है, तो भारत में संसदात्मक लोकतंत्र व्यवस्था देखने को मिलती है माय डियर। क्लियर हो गया। तो आज का सेशन हम यहीं पर रोकते हैं, आगे फिर मिलेंगे आपसे। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में आप अच्छा सा फीडबैक दे देना। और आज इतना ही बेटा, और जाते जाते आपको मैं कुछ सुना दूं। कहीं ना कहीं आप बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि सर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए जो एकदम मजा आ जाए। आज आपको एक शायरी सुनाते हैं बहुत गजब की। क्या कि मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे प्यार को बेवफाई का इनाम दे गई, मेरे दिल को यादों का पैगाम दे गई, मेरे दिल को यादों का पैगाम दे गई। और मैंने कहा बहुत दर्द है तुम्हारे बिना इस दिल में, मैंने कहा बहुत दर्द है तुम्हारे बिना इस दिल में, वो जाते जाते झंडू बॉम्ब दे गई। ठीक है ना। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज लेते हैं आपसे विदा, कि सूरज चांद सितारे सब आपके पास रहें, और सारी खुशियां भी सब आपके पास रहें, बस आप अपनी मंजिल तक पहुंचे माय डियर। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आज की क्लास से लेता हूं विदा। बाय बाय, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। लव यू, आई लव यू।